गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आप लोगों को आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम। यस मैम। आज तो लिंक में प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों नो को? नो मैम। तो मैम चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेलमेंट पढ़ रहे थे, राइट? नो मैम। हाँ, बेलमेंट स्टार्ट किया था ना बनने। इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी गारंटी के बाद बेलमेंट स्टार्ट किया था। आई थिंक ड्यूटीज एंड राइट्स पढ़ लिए थे अपन ने। नो मैम। नो मैम। नहीं हुआ था? नो मैम। कहाँ तक हुआ है तो तुम्हारी क्लास में? जगह जगह को बड़ी बड़ी खिड़की रखेंगे, हम लोग मना कर देंगे। मैम दिस अब दीवार पूरी तोड़ दो। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर में हमने स्टार्ट किया था, राइट? ड्यूटीज ऑफ नो बेलर मैम। डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी टिल देयर वी हैव डन। काइंड्स भी नहीं हुए हैं। नो मैम। अब पॉसिबल ही नहीं है यार, इतना सारा ना हुआ हो। नहीं, ये तो मैं करवा चुकी हूँ, मुझे अच्छे से। ना गूगल मीट में जब आप क्लास लगा रहे थे तो वो लगी नहीं थी ना। देखो, रुक जाओ, मैं नूडल में खोल के देख लेते हैं कहाँ तक हुआ है, क्योंकि मैंने अभी में तो अपलोड किया ही है। यही सेक्शन ना। शायद इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही किया था। यस मैम। एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी टिल वेयर वी हैव डन। ओके, चलो ठीक है, आज उसके आगे पढ़ लेते हैं। ठीक। इंडेमनिटी एसेंशियल्स हो गए थे ना? यस मैम। यस राइट्स करेंगे अब हम। राइट्स। यस मैम। तो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अब सबको ये चीज अब याद हो गई है कि इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है और इंडेमनिफायर कौन होता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नो मैम। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम इंडेमनिटी होल्डर की बात करेंगे, ठीक है, कि इंडेमनिटी होल्डर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडेमनिटी होल्डर के पास जो राइट्स हैं वो मेनली ये राइट होता है कि पैसे जो लॉस रिकवर करने के लिए उसको पैसे पे करने जाने थे। जैसे हमने बात की थी कि नीलम वाला एग्जांपल लिया था मैंने, जिसमें नीलम ने एक लोन लिया था। कहाँ चला गया? यस मैम। ये नीलम ने एक लोन लिया था अतुल से, है ना? और अक्षय उस लोन के अगेंस्ट अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लॉस कौन बेयर करने वाला था? अक्षय। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीलम के राइट्स की बात कर रहे हैं। तो नीलम को ये राइट है कि अगर मान लेते हैं कि बेटा म्यूट कर लो, बहुत बातें हो रही है ले गई बैकग्राउंड होंगी। में। हाँ, तो राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर में अगर मान लेते हैं कि जिस चीज़ के लिए लॉसेस रिकवर करे जाने की बात हुई है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में,
अगर उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड किसी तरह का लॉ सूट हो जाता है, लॉ सूट मतलब किसी तरह का केस फाइल हो जाता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे हमने नीलम वाले एग्जाम्पल में ये देखा था कि नीलम ने अतुल से लोन लिया है। अगर मान लो कि अतुल नीलम के ऊपर किसी बात पे केस कर देता, पैसे ना रिकवर होने का या किसी भी चीज का केस कर देता, तो उस केस में जो भी खर्चा नीलम को उठाना पड़ता, अब जैसे मान लो मेरे अगेंस्ट किसी ने कोई केस फाइल किया है तो मुझे भी एक लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा, राइट? तो उसका खर्चा भी कौन देगा? अक्षय देगा। जिसने बोला है कि वो खर्चे उठाएगा वही मुझे खर्चे पे करके भी देगा। समझ में आई इतनी बात? अब क्या क्या चीजों के खर्चे पे होंगे ये हम देख लेते हैं, ठीक है। डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई द अदर इन केस ऑफ अ लॉ सूट, ठीक है। तो अगर उस पर्टिकुलर चीज, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई लॉ सूट हो जाता है, उस लॉ सूट से रिलेटेड कोई डैमेजेस या फिर कोई कॉस्ट या फिर सूट करने के खर्चे, ये सब चीजों की, इन तीन चीजों के पैसे कौन देगा? जो इंडेमनिफायर है वो देगा इंडेमनिटी होल्डर को। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। चलिए आगे यस बढ़ें। मैम। इंडेमनिफायर के राइट्स की बात करते हैं अब हम, ठीक है। इंडेमनिटी होल्डर के यही 3 राइट्स हैं कि वो अगर जिस चीज के लॉसेस फुलफिल करने की बात हुई है, अगर उस चीज से रिलेटेड कोई लॉ सूट हो जाता है, कोई केस फाइल हो जाता है, तो उस केस से हुए डैमेजेस, उस केस को डिफेंड करने की कॉस्ट, और अगर इंडेमनिटी होल्डर कोई उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड खुद केस कर देता है, मतलब सामने वाले ने नहीं किया, हमने खुद ही उस पर केस कर दिया, तो उसके भी खर्चे इंडेमनिफायर उठाएगा, ठीक है। अब इंडेमनिफायर के राइट्स क्या हैं? तो अकॉर्डिंग टू इंडेमनिफायर्स राइट्स, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, there are no rights that have been provided to the indemnifier, ठीक है। तो इंडेमनिफायर के कोई भी राइट्स नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनिफायर को कोई भी राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। चला गया, हाँ। सो इंडेमनिफायर के क्लियर है सबको कि इंडेमनिफायर के पास कोई राइट नहीं होते हैं, पर इंडेमनिफायर के पास इक्विवेलेंट राइट्स होते हैं श्योरिटी जितने, ठीक है। अब श्योरिटी क्या होती है? श्योरिटी इज अ पार्टी जो गारंटी में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। गारंटी जब हम पढ़ेंगे तब हम यहाँ देखेंगे, देखो देयर आर 3 पार्टीज टू गारंटी, जिसमें श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, 3 पार्टीज होती, पर अभी हम गारंटी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो इंडेमनिफायर होते हैं उसको स्पेशली अलग से कोई राइट्स नहीं दिए गए हैं, जो भी श्योरिटी के राइट्स है वही राइट्स इंडेमनिफायर के भी हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। यस और नो बोलते रहा करो थोड़ा। हाँ, अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो है कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लाइबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी कब से स्टार्ट होती है, हम ये बात करना चाह रहे हैं। इंडेमनिफायर कौन? जो लॉसेस फुलफिल करने की प्रॉमिस कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से स्टार्ट हो जाती है ना। अगर मान लो मैंने, जैसे अतुल और नीलम के केस में
अक्षय ने बोला था कि मैं लॉसेस फुलफिल करूंगा, तो तो अक्षय कब से लायबल है लॉसेस पे करने के लिए? There are several judgments which have been decided upon the liability of the indemnity holder by the Contract Act of 1872. ठीक है, तो पर्टिकुलरली कोई भी चीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन नहीं की गई है रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर। ठीक है, तो ऐसा स्पेशली कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से इंडेमनिफायर की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है या इस जगह से या इस चीज के होने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है। ठीक है, सिर्फ ये बोला गया है कि इंडेमनिफायर सिर्फ ये बोला गया है कि इंडेमनिफायर की लायबिलिटी स्टार्ट होती है, पर कब से स्टार्ट होती है नहीं बताया है। ठीक है, तो इसे जानने के लिए कई बार, अब जैसे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कई केसेस आए होंगे आज तक हमारी हाँ, ऐसे कई केसेस आए होंगे हमारे सामने या हमारे कोर्ट के सामने। व्हाट इज दिस? हाँ तो उन्होंने उस पर्टिकुलर केस में क्या डिसाइड किया कि इंडेमनिफायर की लायबिलिटी कब से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया, कुछ केसेस, कुछ कोर्ट्स ने ये बोला, कुछ हाई कोर्ट्स ने ये बोला कि इंडेमनिफायर की लायबिलिटी स्टार्ट बिगिंस एज सून एज ही इंडेमनिफाइज द अदर पर्सन। मतलब जैसे ही उसने इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वैसे ही इंडेमनिफायर की लायबिलिटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जैसे ही अक्षय ने बोला कि नीलम का लॉसेस मैं फुलफिल करूंगा, उसी पॉइंट ऑफ टाइम से वो लायबल है उसके लॉसेस पे करने के लिए। ठीक है, सेकेंड सेट ऑफ कोर्ट्स ने कहा कि इंडेमनिफायर बिकम्स लायबल ओनली व्हेन द इंडेमनिटी होल्डर एक्चुअली सफर्स अ लॉस। मतलब जब इंडेमनिटी होल्डर को एक्चुअल में कोई लॉस हो जाए उसके बाद इंडेमनिफायर की लायबिलिटी स्टार्ट होती है। जैसे कि नीलम और अक्षय के केस में जब नीलम को लॉस हो जाता उसके बाद अक्षय लायबल होता, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, और थर्ड सेट ऑफ कोर्ट्स ने कहा कि जब एक्चुअल लॉस होने वाला हो उसके जस्ट पहले इंडेमनिफायर की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। Some other high courts have held that the indemnifier is liable before the actual loss. This is considered the correct version of indemnity. ठीक है, तो कुछ कोर्ट्स ने क्या बोला कि जैसे ही लॉस होने वाला हो उसके पहले से लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग व्यूज दिए गए हैं रिलेटेड टू कमेंसमेंट ऑफ इंडेमनिफायर्स लायबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडेमनिफायर की लायबिलिटी कब से कमेंस होती, कमेंस होना मतलब स्टार्ट होना, कब से कमेंस होती है, तो आप यही चीजें मेंशन करेंगे कि स्पेशली अलग से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी, बट कई हाई कोर्ट्स ने तीन सेट ऑफ जजमेंट अलग अलग दिए हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस मैम। ठीक है, अब हम तो दिस एंड्स द टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद हमें गारंटी पढ़ना है, पर गारंटी अभी हम नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम आपके जो सीसी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेलमेंट पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बेलमेंट आपके सीसी में आएगा, इसलिए हम बेलमेंट पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। ओके,
तो बेलमेंट बेसिकली इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कई बार एक पार्टी अपने किसी गुड्स को या अपने किसी प्रॉपर्टी को दूसरी पार्टी को देती है किसी काम को करवाने के लिए या किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, दैट इज बेलमेंट। बहुत ही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, हम आए दिन बहुत सारे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। अब जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमें किस बारे में बात करनी है। Sometimes a property whose ownership belongs to a certain person temporarily goes to the possession of another person. Such a relationship between two persons is called bailment. ठीक है, एक पर्सन अपनी किसी प्रॉपर्टी को या किसी सामान को दूसरे पर्सन को टेम्पररीली ट्रांसफर करता है फॉर some special purpose. Some of the examples of bailment are cloth given to a tailor for stitching. ठीक है, जैसे हमने अपनी कोई हमें शर्ट सिलवानी है तो मैंने कोई कपड़ा टेलर को दिया सिलने के लिए, तो मैंने क्या किया, कपड़ा मेरी प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है, आई ओन दैट क्लॉथ, मैंने उस कपड़े को टेलर को दिया कुछ टाइम के लिए, टेम्पररीली, फॉर सम स्पेशल पर्पस। क्या स्पेशल पर्पस? फॉर स्टिचिंग। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल क्या है, क्या होता है बेलमेंट? समझ में आया सबकी? यस और नो? यस मैम। चलिए, a watch given to a shop for repairing, a friend lending his bicycle to another friend for riding it, and jewelry taken on rent for wearing to a party। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है बेलमेंट। अब हम इसके बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। A person delivering the goods is called the bailor। ठीक है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, जो जिसने गुड्स दिए हैं दूसरे को, जो गुड्स का ओनर है उसको कहते हैं बेलर। ठीक है, जो बेलमेंट कर रहा है उसको हम कहेंगे बेलर। एंड द पर्सन टू whom the goods are delivered is called the bailey। तो जिसको सामान दिया गया है उसको हम कहते हैं बेली। एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेंड्स हिज कार टू अ गैराज फॉर रिपेयर। इन दिस केस राम इज द बेलर एंड द गैराज ओनर इज द बेली। ठीक है, सिंपल, दो पार्टीज है, जिसने अपना सामान दूसरे को दिया है वो हो गया बेलर। हाँ, और जिसने गुड्स डिलीवर किया वो बेली। जिसको गुड्स डिलीवर हुए हैं वो बेली। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बेलमेंट के कुछ स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे कि एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो उसे स्पेशल बनाती हैं या उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ओके, चलिए, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट। फर्स्ट इज मूवेबल गुड्स। किस तरह के गुड्स बेलमेंट के अंडर इंक्लूड होते हैं वो हमें देखना है। तो गुड्स इन बेलमेंट आर गुड्स as defined in section 2 subsection 7 of the sale of goods act 1930। ठीक है, तो ये एक अलग एक्ट है। अभी हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो कौन सी एक्ट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, ये है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अलग एक्ट है जिसमें गुड्स की डेफिनेशन मेंशन करी गई है कि गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, which means every kind of movable property other than money and actionable claims। ठीक है, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मतलब जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता हो। जैसे हमने अभी एग्जांपल जो पढ़ा, कार इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। यस मैम। ठीक है ना, पर पैसे को हम गुड्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, मनी इज नॉट गुड्स, मनी इज मनी। और एक्शनेबल क्लेम्स मतलब जैसे एनी डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट पैसा रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, चेक्स हैं, ये सब चीजें गुड्स में इंक्लूड नहीं होती हैं। क्लियर? यस,
यस मैम। हाँ बोलना है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। इसके बाद हम आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड बिल्डिंग आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। रणबीर agreed to lend his car to जितेंद्र, ठीक है। तो रणबीर क्या हुआ? बेलर। और जितेंद्र हुआ बेली। ठीक है। फॉर अ वीक फॉर ₹3500, ओके। उसने रेंट पर कार दी, लेंड करी जितेंद्र को, और उसके अगेंस्ट बोला कि तुम 3500 रुपए मुझे दे देना एक हफ्ते के। जितेंद्र इज लायबल टू पे रणबीर ₹3500 and also return the car after a week, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अ करेक्ट बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट रणबीर को एक हफ्ते बाद 3500 रुपए भी मिलेंगे और जितेंद्र उसकी कार भी वापस करेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। घनश्याम लेंट हिज हाउस ऑन रेंट टू शंभू, ठीक है। घनश्याम ने शंभू को अपना घर रेंट पे दिया रहने के लिए। कितने टाइम के लिए? 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। और रेंट क्या था? 10,000 पर मंथ। हाँ 10,000 पर मंथ रेंट। अब इस केस में घनश्याम कौन है? बेलर। घनश्याम बेलर है और शंभू बेली। ठीक है। वेरी गुड। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिकॉज द प्रॉपर्टी इन दिस केस इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने अभी अभी बात की किस बारे में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, ठीक है। तो इस केस में इस एग्जाम्पल को हम बेलमेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फीचर पे, वो होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स का क्या मतलब? हमने ये देखा कि किन गुड्स को हम बेलमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि गुड्स, हमने डिलीवरी की बात की कि एक पर्सन अपने गुड्स दूसरे पर्सन को डिलीवर करता है, तो डिलीवरी किस तरह से की जानी है, ठीक है, वो भी पर्टिकुलर टेक्निक है। आप लोग ने अपने अटेंडेंस नहीं लिखा बेटा? चैट बॉक्स में अपना अपना नाम लिख दो सब लोग, so that I can have attendance for you all. हाँ, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी दो मोड से करी जा सकती है, ठीक है। एक है एक्चुअल डिलीवरी और दूसरी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। दो तरह की डिलीवरीज हो सकती हैं अंडर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्चुअल डिलीवरी वो होती है जहां पर हम रियल पोजेशन ऑफ द गुड, मतलब फिजिकल पोजेशन एक जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कपड़ा दिया था सिलने के लिए, तो कपड़ा मेरे पास था, मैंने उसको उसका फिजिकल पोजेशन क्या किया? दूसरे के पास, टेलर के पास ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई एक्चुअल डिलीवरी। दूसरी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्या मतलब है? पढ़ लेते हैं यहाँ पे, देखो। In actual delivery, the baler hands over the physical possession of the goods to the bailee, and in constructive delivery, the baler does not hand over the physical possession, ठीक है। तो constructive delivery में हम सामान को दूसरे के पास ट्रांसफर नहीं करेंगे, but does something which has a same effect of putting the goods in the possession of bailey, ठीक है। मतलब हम कुछ ऐसा करते हैं जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है फिजिकल पोजेशन देने के बराबर, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। सीता gave a piece of cloth to her tailor for stitching a dress, ठीक है। This is the case of actual delivery where the baler is physically delivering the cloth to the bailee for the purpose of stitching, and once the purpose has been fulfilled, the bailee returns the stitched cloth to the baler. ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हो गया, है ना। एक्चुअल डिलीवरी भी आपको समझ में आ गई, बेलर बेली का रोल भी समझ में आ गया, अंडरस्टूड। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी देखते हैं।
झनकार हैड सम प्रॉब्लम विथ हिज कार, ठीक है, झनकार की कार में कुछ दिक्कत हो गई. शी वेंट टू द मैकेनिक एंड हैंडेड हिम द कार कीज, ठीक है. अब झनकार ने क्या किया, कार लेके नहीं गया मैकेनिक के पास, उसने जाकर सिर्फ कीज मैकेनिक को दे कार दी, कीज ठीक दे है. दी. यस मैम. अब किसी कार की कीज किसी को देना और कार खुद फिजिकली ले जाके देना इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट. जिसके पास कार उसी की कार हो जाती है ना. वो हमारी कार Yes, कहीं भी ma'am. ले जा सकता है फिर तो फिजिकल पोजेशन तो उसके पास ट्रांसफर हो गया. तो इसी चीज की हम बात कर रहे थे कि डज समथिंग विच हैज द सेम इफेक्ट. ओके, सो डिलीवर्ड द कीज. This is a case of constructive delivery because Delivery. here the car, which is the good, is not handed not over physically, okay, but by delivering the keys. कार कीज. Okay, यस मैम. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब डिलीवरी की हमने बात की कि डिलीवर करेंगे, दो तरह से डिलीवर किया जा सकता है, एक एक्चुअल और एक कंस्ट्रक्टिव. अब जब हमने ये बात की थी कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो बेलमेंट के अंदर हमने किसी पर्पस की भी बात की थी कि सामान ट्रांसफर तो किया जा रहा है पर किसी काम से ट्रांसफर किया जा रहा है, ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है सामने वाले को, है ना. मैकेनिक को झनकार ने कार दी तो उसको कार ठीक करने के लिए दी, रिपेयर करने के लिए दी, है ना. यहाँ पे ये सीता ने अगर अपना सामान, अपना क्लॉथ टेलर को दिया तो ऐसे ही नहीं दिया, उसको स्टिच करने के लिए दिया, ठीक है ना. तो पर्पस हैज टू बी देयर. So some purpose. The delivery of goods from baler to bailey is done to accomplish some purpose. किसी काम से वो goods transfer किए जाते हैं. If goods are delivered by mistake without any purpose, then there is no bailment. मतलब अगर गलती से गुड्स दूसरे के पास चले गए हैं तो वो बेलमेंट नहीं कहलाएगा. ये वाला एग्जांपल देखते हैं. नैना went to her friend Sunaina's house. ठीक है, नैना सुनैना के घर गई. While leaving the house, she forgot to pick her purse. ठीक है, नैना ने निकलने के टाइम जब वो वहां से वापस आने के लिए निकली तो उसने अपना पर्स वहीं पर भूल गई, ठीक है, by mistake. After coming home, she realized that she had left her purse on the sofa in Sunaina's house. This is not a bailment because the purse was left behind at Sunaina's house by mistake. ठीक है, गलती से छूटा था, किसी काम से नहीं छोड़ा था. यस मैम. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स. ठीक है, अब काम हो गया. हमने किस किस की बात कर ली, टाइप ऑफ गुड्स की बात कर ली, हमने डिलीवरी के मोड्स की बात कर ली, हमने पर्पस की बात कर ली. अब हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ गुड्स. क्यों? क्योंकि बेलमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको उसको गुड्स को वापस भी करना होता है. After the purpose for which the goods were bailed to the bailey has been fulfilled, the goods. मुझे भी ऐसे ही लग रहा. आगे गर्ल्स आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी. यस मैम. चलो कहाँ तक सुना? रिटर्न ऑफ गुड्स स्टार्ट किया था ना हमने. यस मैम. चलो. So they have to be returned to the baler once the purpose has been fulfilled. Our example देखते हैं. Som had given his shoes for repair to a cobbler. Okay. After the shoes were repaired, the cobbler was liable to return the shoes to Som. ठीक है, एक बार काम खत्म हो गया तो कॉबलर को रिटर्न वापस कर दिए. Similarly, Som too was liable to pay the shoe repairing charges to the cobbler. यस मैम. मतलब गुड्स तो रिटर्न किए जाएंगे बट उसके अगेंस्ट जो फीस ड्यू है, जो पैसा ड्यू है,
वो भी पे करना जरूरी है। जरूरी है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल, सोम वेंट टू अ शू शॉप एंड बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर हिमसेल्फ। दिस इज नॉट अ केस ऑफ बेलमेंट and Som is not liable to return the shoes to the shop owner because here Som is the buyer and not a bailee, and the shoe owner is a seller and not सेलर a, नॉट अ बेलर। ठीक है। तो डिफरेंस ma'am. समझ में आ गया। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ बेलमेंट पे, ठीक है। काइंड्स ऑफ बेलमेंट, बेसिकली दो टाइप के बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है ग्रेचुअस बेलमेंट, एक होता है नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट, ठीक है। ग्रेचुअस बेलमेंट में दो इंक्लूड होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। फर्स्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, सेकेंड इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो ग्रेचुअस बेलमेंट के अंडर आते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है, द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली, ये आता है नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। तो हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं पहले। हाँ, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर देखते हैं पहले, ठीक है। When the delivery of goods by the baler to the bailee is done for the exclusive benefit of the baler and the bailee gets nothing in return, that is consideration does not pass between the baler and bailee, ठीक है। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, यहाँ पर जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक किया जा रहा है, वो सिर्फ एक ही पर्सन को बेनिफिट कर रहा है, और वो पर्सन कौन है? बेलर, ठीक है। बेली को उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो उसको चार्जेस मिल रहे हैं, वो काम भी कर रहा है पर चार्जेस नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। रुमू गेव अ पीस ऑफ क्लॉथ टू हर फ्रेंड गीता, ठीक है। रुमू ने क्या किया? गीता को, गीता उसकी फ्रेंड है और वो एक फैशन डिजाइनर है, ठीक है। उसे एक शर्ट स्टिच करने को दी, पीस ऑफ क्लॉथ। गीता आफ्टर स्टिचिंग द शर्ट गेव इट बैक टू रूमू। In this case, Rumu is the baler and Geeta is the bailee. And Geeta stitches the shirt without taking anything. Geeta stitches the shirt without taking anything from Rumu. Okay? तो ये क्योंकि उसने फ्रेंडशिप में उसका काम करके दिया, इस वजह से बेली को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन पास नहीं हुआ। कंसिडरेशन पास नहीं हुआ मतलब जो चार्जेस गीता को मिलने चाहिए थे स्टिचिंग करने के, वो नहीं मिले, वो उसको नहीं मिले, ठीक है। नहीं मिले। यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी का फायदा हुआ है और वो है बेलर, यस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केस देखते हैं हम। फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ बेलर का बेनिफिट हो रहा था, अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर सिर्फ बेली का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। When the delivery of goods by the baler to the bailee is done for the exclusive benefit of the bailee and the baler gets nothing in return, hence consideration does not pass between baler and bailee। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Rumu lent her साड़ी to her friend गीता for a wedding party। क्या किया? रूमू ने अपनी साड़ी दी गीता को पहनने के लिए एक शादी में। गीता ने बोला होगा कि भाई मैंने तुम्हारा फ्री में स्टिच करके दिया, मुझे भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने उसकी साड़ी ली एक शादी में पहनने के लिए। इन दिस केस रूमू इज द बेलर एंड गीता इज द बेली। क्यों? क्योंकि रूमू की ही साड़ी है, ओनर ऑफ गुड्स कौन है? रूमू, ठीक है। एंड गीता हैज टू रिटर्न द साड़ी टू रूमू आफ्टर द फंक्शन इज ओवर, ठीक है। पहनने के बाद गीता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साड़ी रूमू को वापस कर दे, पर इस केस में भी रूमू का कोई भी फायदा नहीं है इसमें, यस मैम, ना सिर्फ गीता का फायदा है, यस मैम। सो दैट मीन्स कि ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए है फॉर द बेली, यस मैम, यस मैम। अब इसे कहते हैं ग्रेचुअस बेलमेंट, ठीक है।
ग्रेजुअस बेलमेंट की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर हम नॉन ग्रेजुअस पे आएंगे। In this case, no consideration passes between the baler and the bailee. ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स में हमने देखा कि कोई कंसिडरेशन पास नहीं हुआ है। नहीं, यस मैम। The bailment for the benefit of baler and the bailment for the benefit of bailee mentioned above are gratuitous bailment. ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, लकी वॉज गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2 days. शी लेफ्ट She had a dog, Romeo, Romeo. who she left or gave to Satish, her neighbor, for safekeeping. ठीक है, तो यहाँ पे सतीश को वो अपना डॉगी देकर गई कि ध्यान रखना है, ध्यान रखना। पर सतीश का तो कोई फायदा है नहीं इसमें, है ना? नो मैम। हाँ, तो ये हो गया ग्रेजुअस बेलमेंट। अब हम नॉन ग्रेजुअस बेलमेंट देखते हैं। ऑब्वियसली ग्रेजुअस का उल्टा होगा नॉन ग्रेजुअस। नॉन ग्रेजुअस तो यहाँ पर कोई कंसिडरेशन पास नहीं हो रहा था और यहाँ पे कंसिडरेशन पास होगा। ठीक है, इन दिस केस consideration passes between the baler and the bailee. The bailment of the for the mutual benefit, mutual मतलब दोनों का, दोनों की रजामंदी से, mutual benefit of the baler and the bailee is a non-gratuitous bailment. Yes. तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं अपन। Yes मैम, म्यूचुअल बेनिफिट। ये रूमू gave a piece of cloth to tailor for stitching. ठीक है, a shirt for ₹200. यहाँ पर रूमू ने टेलर को स्टिच करने के लिए दी है और उससे बात की कि 200 रुपए हम आपको देंगे जब आप मुझे शर्ट स्टिच करके दोगे। Yes ma'am. In this case, Rumu is the baler and the tailor is the bailee. And consideration of 200 rupees passes between baler and bailee. Yes ma'am. ठीक है, clear है kinds of bailment? Yes ma'am. चलो अब हम आते, अरे टाइम हो गया है, इसके बाद मेरी एक और क्लास है। ठीक है, तो we'll stop here और कल की क्लास में फिर हम राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का क्या काम है। यू हैव टू रीड कि जितना हमने आज पढ़ा है और जो भी एग्जाम्पल्स अपन ने डिस्कस किए हैं अपनी कॉपी में आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लिखना है। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम।